टारगेट पीसीएस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी स्टेट पीसीएस के लिए आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की ये सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हर मंथ को एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। पिछले हमारे एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर उसको देखिए, क्योंकि आगामी स्टेट की जितनी भी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, इन सभी पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी है। इसके अलावा अन्य एग्जाम्स के लिए भी आपके करंट अफेयर्स की एक समग्र तैयारी के लिए हर मंथ के महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आपके सामने सीरीज को लेकर आए हैं। साथ ही साथ अगर इस पूरे मैटर को पीडीएफ फॉर्म में आप उपलब्ध करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इसके लिए दृष्टि आईएएस की मैगजीन से आप जाकर मंथली करंट अफेयर्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसको कि आप नोट्स के फॉर्म में अपने पास रखकर उसको रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मई महीने की। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खंडों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत। पहली खबर हमारी क्या है, तो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। जब किसी भी दो देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उससे क्या लाभ होता है? दोनों ही देश एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। क्या क्या लाभ होता है? तो एक तो टैरिफ की रियायतें दे दी जाती हैं, दोनों देशों के बीच में श्रम की गतिशीलता हो जाती है, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर जो होते हैं उनकी आवाजाही आसान हो जाती है। तो इस तरह से अगर देखें एफटीए भारत और ब्रिटेन के बीच में, तो इससे अगर हम देखें तो इससे स्थिति और लाभ ये सारी चीजें तो होंगी ही। और भारत जो है, भारत का यह 16वां मुक्त व्यापार जो समझौता है वो हुआ है। अब इसमें ब्रेग्जिट जब हुआ, ब्रेग्जिट के बाद से क्या हुआ, व्यापार जो समझौता ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन का ये सबसे अहम द्विपक्षीय समझौता भी माना जा रहा है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने इसी एफटीए को इसी पर हस्ताक्षर किए। अब विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत और 6वीं के रूप में ब्रिटेन, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में ये एक व्यापारिक सहयोग हुआ है और दोनों देशों के बीच में इसका फायदा मिलेगा। भारतीय पेशेवरों के लिए अब 100 अतिरिक्त वीजा मिलेगा। ठीक है, हर साल ये भारतीय पेशेवरों को 100 अतिरिक्त वीजा मिलेगा। साथ ही साथ जो व्यापार वर्तमान में दोनों देशों के बीच अगर देखें तो 60 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसको कि ये टारगेट किया गया है कि 2030 तक जाते जाते इसको दोगुना कर दिया जाएगा, यानी कि 60 अरब से बढ़ाकर 120 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल एक महत्वपूर्ण खबर थी। अगली हमारी खबर है भूटान क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू। अब भूटान देखिए, ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए है कि भूटान पहला ऐसा संप्रभु देश बन गया है जिसने कि अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में एक आधिकारिक रूप से क्रिप्टो भुगतान को शामिल कर लिया है। तो पूरे विश्व में पहला देश ऐसा भूटान हो गया है, इसलिए महत्वपूर्ण खबर है। अब आप जाएंगे अगर नेपाल में घूमने, भूटान में घूमने अगर आप जाते हैं, तो आपको भुगतान करने के लिए अगर भूटान की आपके पास मुद्रा नहीं भी है, तो आप चाहे वहां पर एयरलाइन टिकट करना चाहते हैं, वीजा शुल्क, होटल बुकिंग, स्मारकों में प्रवेश, टूर गाइड, स्थानीय खरीदारी, सड़क किनारे विक्रेताओं से कुछ भी खरीदना आपको हो, तो आप क्रिप्टो में भुगतान कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला भूटान पहला देश बन गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो भूटान ने बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी की है और दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। और भूटान ऐसा करने वाला पहला संप्रभु देश बन गया है, इसलिए यह खबर क्या हो जाती है आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में आधिकारिक रूप से क्रिप्टो भुगतान को इसने शामिल कर लिया है, ताकि यहां पर चूंकि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें, वहां की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल पर्यटन का है, तो पर्यटन को और आसान बनाने के लिए इसने ऐसा किया है और सभी सेवाओं के लिए क्रिप्टो करेंसी में भुगतान अब यहां पर आप कर सकेंगे। अगली खबर हमारी है डिजिटल पहुंच बना मौलिक अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अब इसको शामिल कर लिया गया है, यानी कि जो अनुच्छेद 21 है, यानी कि व्यक्तिगत जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, अब उसके अंतर्गत डिजिटल पहुंच को भी मौलिक अधिकार माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम मामले में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया, जहां पर यह कहा गया कि जो डिजिटल पहुंच है आज के समय में, वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अब सिर्फ ये एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि राइट है, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा इसको माना गया है। और यह कहा गया है कि यह फैसला विशेष रूप से किसको ध्यान में रखकर दिया गया? तो ऐसे दृष्टिबाधित लोग या कुछ ऐसे एसिड अटैक में जो अपने सर्वाइव करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं है डिजिटली? हम आप अगर दिन रात इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन लोगों का भी मौलिक अधिकार है। और अगर इनकी पहुंच किसी कारण से, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत अक्षमता की वजह से अगर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये उनका भी उतना ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल करने का मतलब उनका भी उतना ही अधिकार है जितना एक आम व्यक्ति का है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित है
तो अब निश्चित करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस तक ये उसका राइट जो है उसका हनन ना हो, उस तक इसका एक्सेस हो, उसकी पहुंच हो। तो डिजिटल जो केवाईसी प्रक्रिया है, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसके चेहरे की पहचान ही संभव नहीं, अगर ऐसे अटैक में कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो ऐसी दिशा में अगर कहीं पर जाना है केवाईसी प्रक्रिया में, तो क्या उसके चेहरे को क्षतिग्रस्त होने की वजह से वो उस प्रक्रिया से वंचित होगा? तो ये नहीं होगा, बल्कि अब उसको व्यक्तिगत जो अनुच्छेद 21 है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, अब ये उसको राइट मिल गया है। इस उसकी अक्षमता की वजह से उसको इससे वंचित नहीं किया जा सकेगा। अगली खबर है, भारत सरकार ने लॉन्च किया नया ओसीआई पोर्टल। पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओसीआई क्या है भाई? ओसीआई की शुरुआत आप जानते हैं, ओसीआई कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 2005 में। बेसिकली जो प्रवासी भारतीय लोग होते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर ही इसकी शुरुआत की गई थी। उन्हीं लोगों के लिए अब यहां पर क्या किया गया, एक ओसीआई पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने भारतीय मूल के जो प्रवासी नागरिक हैं, ओसीआई हैं, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके लिए एक नया पोर्टल जो कि काफी एडवांस होगा, उन्नत होगा और उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा। यानी जो लोग उपयोग करेंगे इसको, ये डिजिटल पोर्टल और ज्यादा उनके लिए फ्रेंडली होगा। और दुनिया भर में निवास कर रहे 50 लाख से ज्यादा ओसीआई कार्ड धारकों को अब बहुत पहले की तुलना में सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक जो इमिग्रेशन सेवाएं हैं वो प्रदान की जा सकेंगी इस पोर्टल के माध्यम से। E0 FIR पहल, ये एक पहल की गई है किसके द्वारा? तो साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया है? तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, यानी किसी भी योजना को हम जांचने के लिए शुरुआती तौर पर जब उसको लागू करते हैं, तो दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है और जल्द ही पूरे देश में इसको लागू करने की योजना है। 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर तत्काल कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसी धोखाधड़ी होती है जो 10 लाख से ज्यादा जिसकी राशि है, तो तुरंत वो एफआईआर में खुद कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी ये खास बात है। तो E0 FIR पहल यही है। इसमें E0 FIR प्रणाली में एनसीपीआर पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करनी होगी और 10 लाख से ऊपर का अगर मामला है, धोखाधड़ी है, तो शिकायत जो है स्वतः क्या होगी, एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ 30 दिनों के भीतर जो नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर जाकर एक नियमित एफआईआर में बदलवाने की इसको सुविधा भी दी जाएगी। यानी कि खुद वो अपने आप एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 10 लाख से ऊपर की धोखाधड़ी का मामला है, फिर आपको एक टाइम लिमिट दिया जा रहा है 30 दिन से ज्यादा का, अपने नजदीकी जो भी आपका साइबर पुलिस स्टेशन है वहां जाकर उसको रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट करा सकते हैं। आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में क्या क्या है उसको जरा देख लेते हैं। तो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उसके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी इसको किया गया है। कौन सी लिस्ट है? तो एसआरएस 2021 की रिपोर्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसको कहते हैं। उसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आकलनों के अनुसार देश में किस किस चीज के बारे में बताया गया है? एमएमआर के बारे में, यानी मातृ मृत्यु दर, आईएमआर यानी कि शिशु मृत्यु दर, साथ ही साथ एनएमआर यानी नवजात मृत्यु दर, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर यानी अंडर 5 एमआर में भी एक ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट क्या है? तो अच्छी बात है, मृत्यु दर में अगर गिरावट आ रही है, इसका मतलब कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, आपकी अन्य बुनियादी चीजें बेहतर हो रही हैं। तो मातृ मृत्यु दर को अगर देखें आप, तो 2014-16 का जो ड्यूरेशन था, उसमें प्रति 1 लाख यानी 1 लाख लोगों पर जो जीवित जन्म हो रहे थे, उन पर 130 थी मृत्यु दर, जो कि अब घटकर 2019-21 के इसमें रिपोर्ट में 93 पे आ गई है। यानी 130 से घटकर 93 पे आ गई। शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 39 से घटकर ये कितने पर आ गई है? 27 पर आ गई है। ठीक है, इसमें भी घटी है ये संख्या। नवजात मृत्यु दर की बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 जीवित जन्म पर बताया गया है। 2014 में 39 से घटकर 2021 में 27। नवजात मृत्यु दर 2014 में 26 से घटकर वर्ष 2021 में 19 प्रति 1000 जीवित जन्म पर आ गया है। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर की बात करेंगे, अंडर 5 की बात करेंगे, 2014 में जो 45 था वो घटकर 2021 में 31 प्रति 1000 जीवित जन्म पर आ गया है। तो ये आंकड़े थे। कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर की बात कर लें तो 2014 में 2.3 था, यह घटकर 2021 में 2 पर स्थिर हो गया है। लैंगिक अनुपात जन्म के समय 2014 में 899 था, यह बढ़कर 2021 में 913 हो गया है। अब भारत की जो तुलना है वो विश्व के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, तो मातृ मृत्यु दर में जो वैश्विक आंकड़ा है उससे तुलना करेंगे तो भारत में 86% गिरावट आई है, जबकि वैश्विक औसत जो है वो 48% का है। तो भारत की स्थिति काफी बेहतर है। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को अगर देखेंगे तो भारत में 78% की कमी आई है, वैश्विक में 61% की। तो यहाँ भी भारत विश्व के औसत से बेहतर है।
नवजात मृत्यु दर की बात करेंगे तो भारत में 70% की कमी आई है और वैश्विक में 54%, ये भी अच्छी कंडीशन है। इसी तरह से शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो भारत में 71% की कमी आई है और वैश्विक 58%। तो इन सारे सेगमेंट में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। क्यों चर्चा में आया है भाई? तो इसका जब हमारे यहाँ पर एक आतंकी घटना हुई पहलगाम में, इसी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो बोर्ड है उसका पुनर्गठन किया गया, इस वजह से ये चर्चा में आया है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और नए सदस्यों की नियुक्ति की। नए सदस्यों में मुख्य तौर पर अगर बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी जी को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो आलोक जोशी जी का नाम याद रखेंगे आप, और इनका संबंध रा से भी रहा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का। 1998 में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन ये कार्यरत है। दो अन्य प्रमुख निकाय सामरिक नीतिगत समूह यानी एसपीजी और संयुक्त खुफिया समिति यानी जेआईसी के साथ मिलकर ये काम करता है। तो ये याद रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। कौन इसका अध्यक्ष बना है? तो आलोक जोशी जी इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला है आईएनएस किल्टान, किल्तान या किल्टन। तो याद रखिएगा हालिया गतिविधि क्या थी? तो IMDEX एशिया 2025 सिंगापुर में जो हुआ उसमें भागीदारी रही, तो इसकी वजह से इसकी चर्चा है। IMDEX एशिया, एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। ये आप याद रखेंगे कि IMDEX एशिया क्या है। तो ये कहां पर ये हुई थी प्रदर्शनी? तो सिंगापुर में। क्या है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री प्रदर्शनी है। भारत की सामरिक समुद्री उपस्थिति और हिंद प्रशांत नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। प्रकार इसमें देखें तो स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टील्थ कॉर्वेट ये इसमें शामिल हुए। प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित कमोर्टा श्रेणी के 4 जहाजों में से तीसरा जहाज था और ये इसमें शामिल भी हुए। नामकरण क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में के अमीनी द्वीप समूह में किल्टन द्वीप पर आधारित है। यानी इसका जो नाम रखा गया है आईएनएस किल्टान, कैसे नाम पड़ा? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के अमीन द्वीप समूह के एक किल्टान जो द्वीप है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी अगर थोड़ा पीछे जाए इतिहास की बात करें तो पूर्व में जो किल्टान P79 की परंपरा थी उसी को ये आगे ले जाता है, यानी उसी का एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं। इसने क्या किया था? P79 की उपलब्धि क्या थी? तो 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट भी था, उसमें भी इसने भाग लिया था। अब IMDEX जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी है। 1997 से हर 2 साल में, यानी कि हर वर्ष नहीं होती है, हर 2 वर्ष में सिंगापुर में आयोजित की जाती है। आयोजन में नौसेना, तटरक्षक और समुद्री रक्षा उद्योग को एक मंच पर लाकर इस प्रदर्शनी में सहयोग, तकनीकी नवाचार और रणनीति के संवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। PSLV C61 EOS 09 मिशन, दरअसल ये मिशन फेल हो गया था, इस वजह से इसकी चर्चा थी। चर्चा इसलिए भी बहुत खुशी की बात तो नहीं है, हमारे देश का सारा संसाधन लगता है, प्रयास लगता है, वैज्ञानिकों की ऊर्जा लगती है। हालांकि इसरो का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 मिशन में रॉकेट के तीसरे चरण में खराबी आ गई थी, इसकी वजह से इसमें यह सफल नहीं हो सका। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 जो था EOS 09 को उसकी निर्धारित जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट था उसमें स्थापित नहीं किया जा सका, विफल हो गया ये। इसरो का 101वां यह मिशन था और PSLV सीरीज का 63वां मिशन था, तो याद रखेंगे। EOS 09 क्या है? तो एक उन्नत रडार इमेजिंग उपग्रह है जिससे कि सभी मौसम में दिन रात की स्थिति में पृथ्वी की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। फिर चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स, याद रखिएगा भारत और जापान दोनों देश मिलकर जो चंद्रयान 5 है इसके बारे में प्लान कर रहे हैं। भारत में अगर ल्यूपेक्स का मतलब क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, इस मिशन की योजना बनाया जा रहा है। 2027-28 में यह प्रयास किया जाएगा कि जापान के H3 रॉकेट की मदद से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। अब इसमें दो अलग अलग हिस्सेदारी है, जैसे भारत की तरफ से कुछ बनाया जा रहा है, कुछ जापान की तरफ से। जैसे लैंडर का निर्माण इसरो कर रहा है, भारत की तरफ से लैंडर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पर जो रोवर का निर्माण है वो जाक्सा कर रहा है जो जापान का है। तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो जाक्सा क्या बना रहा है? रोवर बना रहा है, और इसमें लैंडर कौन बना रहा है? तो इसरो बना रहा है, तो याद रखिएगा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जो सतह और उप सतह में जल है कि नहीं है, वहां हिम की उपस्थिति है कि नहीं है, खनिजों की उपस्थिति की क्या कंडीशन है, इन सभी का पता लगाना इसका उद्देश्य है। तो 2027-28 में जापान के H3 रॉकेट से भेजा जाएगा और इसमें कौन कौन सहयोग कर रहा है? तो भारत और जापान का ये लूपेक्स मिशन है। लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन।
अगला है INSV कौंडिन्य। INSV कौंडिन्य भारत का पहला सिला हुआ जहाज है, यानी कि स्टिचेज शिप है। अब ये इसमें पारंपरिक टंकाई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और लकड़ी की तख्तियों को नारियल के रेशों की रस्सियों से प्राकृतिक रेजिन से जोड़ जोड़कर इस जहाज का निर्माण किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में INSV कौंडिन्य को अपने बेड़े में शामिल किया, और यह INSV कौंडिन्य भारत का पहला सिला हुआ जहाज है, यानी स्टिचेज शिप है, और पारंपरिक टंकाई पद्धति का इस्तेमाल हुआ है। लकड़ी की तख्ती, नारियल के रेशे, रस्सी, प्राकृतिक रेजिन से जोड़ जोड़कर इसको बनाया गया है। किसी भी धातु का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये डिजाइन 5वीं शताब्दी में जो अजंता गुफा है, विशेषकर गुफा नंबर 17 है, उसमें एक चित्र है, उसमें एक व्यापारी जहाज है, उसी के हम कह सकते हैं उसी से प्रेरित है, उसी पर आधारित है, इसको बनाया गया है। अब केरल के इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध मास्टर शिपराइट बाबू शंकरण और उनकी जो टीम थी, उनके ही कारीगरों के द्वारा इसको बनाया गया है। INSV कौंडिन्य का नाम कैसे पड़ा? तो प्राचीन नाविक थे कौंडिन्य, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, और ये पूरी तरह से लकड़ी से बना है। 2025 के अंत में गुजरात के ओमान की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा भी ये करेगा। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, यह टाइगर रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और दुनिया का एकमात्र ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां पर काले मेलेनिस्टिक और साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। 40 के लगभग यहाँ पर बाघ हैं। उड़ीसा के कुल हाथियों का 25% यहाँ पर पाया जाता है, और ये यहाँ पर 104 प्रकार की जो ऑर्किड है, ऑर्चिड जिसको कहते हैं, उसकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कई स्थानिक भी हैं। अब ये क्यों चर्चा में रहा? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा सरकार ने एक निर्णय लिया, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, और इस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। तो इस वजह से ये चर्चा में आया था। अब इस तरह से भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई है? 107 हो गई है इसको शामिल करने के बाद। वर्तमान स्थिति क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस समय एक्चुअल कंडीशन यही है या इससे बदल गई है? कोई और भी राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं घोषित हो गया? चलिए बताइए आप लोग। तो राष्ट्रीय उद्यान ये बन गया है। शेष लगभग जो 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में ही अधिसूचित किया गया है। संरक्षण प्रदान करने के लिए ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। तो याद रखेंगे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है उड़ीसा का, और इस तरह से कुल संख्या 107 हो गई है राष्ट्रीय उद्यानों की। इस वजह से ये चर्चा में रहा। ऑपरेशन ओलिविया नाम से स्पष्ट है, अगर आप जानेंगे तो गेस कर लेंगे ओलिविया का संबंध किससे? ओलिव रिडले से जो कछुए होते हैं उनसे इनका संबंध है। अब देखिए, ऑपरेशन ओलिविया की बात करेंगे तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यह चलाया जाने वाला एक वार्षिक संरक्षण अभियान। अब ये इसका उद्देश्य क्या था भाई? तो जो संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुए हैं उन्हीं की सुरक्षा करना इसका लक्ष्य था। यही इसका लक्ष्य था कि जो भी संकटग्रस्त कछुए हैं उनकी रक्षा की जाए। अब इस वर्ष इस अभियान को बहुत सफलता, बड़ी सफलता मिली है। कैसे मिली है? तो ओडिशा के ऋषिकुल्या नदी मुहाने पर जो घोंसला बनाने वाले ओलिव रिडले कछुए हैं उसमें लगभग 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा करने में ऑपरेशन ओलिविया अभियान को सफलता मिली है। और यह अभियान जो जैव विविधता का संरक्षण है उसकी दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि इस अभियान की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, 1980 में हो गई थी, और उसी दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य ही था कि जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनका जो प्रजनन है या नेस्टिंग है वो घोंसला बनाते हैं, उसी के दौरान एक साथ वहां पर इकट्ठे होकर प्रजनन की क्रिया होती है, तो ये उनको एक सुरक्षित वातावरण दिया जाए ताकि ये बाधित न होने पाए। और ये अभियान ओडिशा तट पर विशेष रूप से जो गहिर माथा बीच है और ऋषिकुल्या और देवी नदी मुहाने हैं वहां पर जो अवैध शिकार है उसको कंट्रोल किया गया। इसके लिए वहां पर निगरानी रखी गई और साथ साथ समुद्र में गश्ती की गई कि ताकि इन कछुओं का संरक्षण हो सके, उसका अवैध शिकार ना हो। अब इसमें सफलता मिली है। सफलता के तौर पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं की यहाँ पर सुरक्षा की गई है, इसलिए इस अभियान की चर्चा हो रही थी। अगला है याला ग्लेशियर। अब याला ग्लेशियर क्या है भाई? तो ये मृत घोषित किया गया है। कहां पर है? तो नेपाल के लांगटांग घाटी में याला ग्लेशियर पर एक खास श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि ये पहला ऐसा ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित कर दिया गया। अब जिस तरह से किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके लिए एक श्रद्धांजलि सभा होती है, तो यहाँ पर इस ग्लेशियर के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ ताकि इससे प्रेरणा लेते हुए किसी अन्य ग्लेशियर को इस श्रेणी में सम्मिलित न होने दिया जाए, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को समझा जाए। अब यहाँ पर ध्यान दिया गया जलवायु परिवर्तन के खतरों की ओर
कि देखिए भाई ये परिणाम हो रहा है इसका, तो इसलिए अब से भी सचेत हो जाइए, वरना जिस तरह से याला ग्लेशियर जो है इसकी मृत्यु हुई है, वैसे ही अन्य ग्लेशियर समाप्त होने लगेंगे। तो जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान दिलाया गया। कार्यक्रम आईसीआई एमओडी ने आयोजित किया था और यह यूएन के अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 का हिस्सा था। याला ग्लेशियर नेपाल का पहला मृत ग्लेशियर ये घोषित किया गया है। ठीक है, 1970 के दशक तक अब तक इसका 66% हिस्सा पिघल चुका है। अब एशिया का ये पहला ग्लेशियर है जिस पर स्मारक पट्टिका लगाई। इस पट्टिका पर संदेश हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, तिब्बती भाषा में लिखे गए हैं और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगर 2040 तक अगर हम अब सचेत नहीं हुए तो ये पूरी तरह से ये ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा। जो अभी 66% दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा 2040 तक। 16वीं एशियाई शेर गणना 2025। शेर गणना की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, बाघ गणना शेर गणना अलग है। तो ये 16वीं एशियाई शेर गणना है, गुजरात वन विभाग द्वारा हाल ही में ये जारी 16वीं एशियाई शेर गणना 2025 थी, जिसमें कि एशियाई शेरों, जिसको पैंथेरा लियोपर्सिका कहते हैं, इसकी संख्या बढ़ी है, जो कि एक अच्छी खबर है। कितनी हो गई है? तो 674 से बढ़कर यह संख्या हो गई है 891। तो संख्या में इजाफा है शेरों की, और पिछले 5 वर्षों में 32.2% की वृद्धि की तरफ यह संकेत किया गया है। यह संख्या 2020 की तुलना में 217 ज्यादा है। वयस्क मादाओं की संख्या 30 है, जो कि अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा मादाएं होंगी उतनी भविष्य में इनकी संख्या और ज्यादा इंक्रीज होगी, और यह 2020 से 27% ज्यादा मादाओं की संख्या भी है। अगला है कुछ संक्षिप्तियों के अंतर्गत डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जिनको कि के कस्तूरी रंगन के नाम से आप जानते हैं। इनका इसरो के पूर्व अध्यक्ष ये रहे हैं, प्रख्यात वैज्ञानिक रहे हैं। इनका बेंगलुरु में निधन हुआ, जिसकी वजह से इनकी चर्चा हो रही है। इनके महत्वपूर्ण योगदानों की वजह से चर्चा हम कर रहे हैं। 1994 से 2003 तक ये इसरो के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, और भारत का जो पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान 1 2008 में, उसकी नींव रखने का श्रेय इनको दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे राज्यसभा सदस्य भी रहे, योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया उसके भी सदस्य रहे, और जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 थी उसका प्रारूप तैयार करने वाली समिति के भी अध्यक्ष थे। और इनको भारत के अगर नागरिक सम्मानों की बात करें तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिला था। तो आपका निधन हुआ, इसकी वजह से आपकी चर्चा रही। तो ये किन किन पदों पर रहे, क्या योगदान रहा, पूछा जा सकता है। अगला है गीता सामोता। 19 मई 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता है। गीता समोता क्या की? माउंट एवरेस्ट को इन्होंने उस पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब ऐसा करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी भी बन गई। मूल रूप से कहाँ की है? तो राजस्थान की है, और राजस्थान के सीकर जिले में चक गांव है, वहीं की ये रहने वाली है। और सीआईएसएफ की पहली महिला ऐसी अधिकारी बनी जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। 2019 में माउंट सतोपंथ जो उत्तराखंड में है उस पर भी इन्होंने सफल चढ़ाई की थी, और पर्वतारोहण की दुनिया में इनकी ये बड़ी उपलब्धि है जिसको इन्होंने हासिल किया है। अनीता आनंद, भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त की गई, इसकी वजह से चर्चा में थी। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ये भी चर्चा में थे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, सीजेआई के तौर पर इनको नियुक्त किया गया। आगे पीएम ई ड्राइव योजना परियोजना के अंतर्गत इसको देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव का मतलब हुआ प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। अब ये प्रमुख जो महानगर हैं हमारे, उन महानगरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों की इसके अंतर्गत तैनाती की जाएगी। साथ साथ अगर बात करें तो इसका उद्देश्य यह है कि इसमें मार्च 2026 तक इसमें इन्वेस्ट किया गया है लगभग 10,900 करोड़ रुपए, और ये उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रिक दोपहिया हो गए या तिपहिया हो गए या अन्य वाहन हो गए या सार्वजनिक परिवहन हो गए, वहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा किया जाए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। चार्जिंग के लिए इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने ज्यादा होंगे, जिस तरह से पेट्रोल पंप कदम कदम पर आपको दिखाई देते हैं, वैसे इनके लिए चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाया जाए। फिर आत्मनिर्भर भारत के तहत जो घरेलू ईवी निर्माण है उसकी दिशा में भी कदम बढ़ाना है, यानी कि हम अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन को बना सके, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो या 4 पहिया हो। अगला है वेब्स 2025। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया। क्या था ये? तो विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट थी, यानी कि
ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। भारत की मीडिया को मनोरंजन, तकनीकी, नवाचार और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसको आयोजित किया गया। सम्मेलन में क्या हुआ? तो इसमें फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में भारत की क्षमताएं कैसे बढ़ें और कैसे वो वैश्विक मंच पर दिखाई दें, इसके लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया। वेब्स मार्केट भी एक प्रस्तुत किया गया, यानी कि एक ऐसा डिजिटल वैश्विक बाजार जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मार्केट के तौर पर काम करे, वहां पर निवेशक और खरीदार दोनों वहां पर जुड़ सके, जुड़ने का अवसर उनको मिल सके, और भारत के युवा उद्यमी हों, तकनीकी हों या इनोवेशन करने वाले लोग, कलाकार हों, वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में उनको सहायता मिलेगी। तो याद रखिएगा इसको, इससे भी प्रश्न बन सकता है। अगला है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025। तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें क्या है। नाम से स्पष्ट है कि भूमि सम्मेलन का मतलब है कि जो भूमि से इसका संबंध है क्या है, तो भूमि स्वामित्व की जो सुरक्षा है उसको सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। इसमें पारदर्शिता लाई जाए और एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि भूमि, कोई भी भूमि है उसका मालिक कौन है, पारदर्शी तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित हो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, धोखाधड़ी की घटना होती है, एक ही भूमि कई लोगों को बेच दी जाती है, उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। इंटीग्रेटेड चीजें हो, मतलब एक जगह सूचना एक क्लिक पर पता चल सके कि उसका असली मालिक कौन है, तो इस चीज को करना ही मुख्य इसका उद्देश्य है। अब दुनिया भर के 1000+ विशेषज्ञ, नीति निर्माता और तकनीकी प्रतिनिधि शामिल हुए, जो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था। अब यह सम्मेलन पिछले 2 दशकों से भूमि अधिकारों और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने का एक मंच रहा है। और मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि स्वामित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और तकनीकी को बढ़ावा देना, सतत निवेश पर ध्यान केंद्रित करना, वैश्विक अभियान स्टैंड फॉर हर लैंड पर विशेष चर्चा यहाँ की गई, और भूमि प्रशासन मूल्यांकन यानी कि लैंड गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क पर भी जोर दिया गया है कि लैंड के गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, उसके मूल्यांकन को करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। अब भारत की ओर से यहाँ पर क्या प्रस्तुत किया गया? तो स्वामित्व योजना जो भारत की है, ग्राम प्रबंधन मंच, इन दोनों को वैश्विक नवाचार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अगला है रिम्स का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था, तो देखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ था रिम्स का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन, और इसमें एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने आपदा प्रबंधन, जलवायु लचीलापन के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाई है, यानी कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सभी ये इस मंच पर मिलकर एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के देश काम करेंगे, जलवायु लचीलापन के लिए भी एक सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाएंगे। 2030 तक एक दिशा निर्धारण हुआ कि रिम्स मास्टर प्लान 2026-30 को अपनाया गया, जिसमें सदस्य देशों में आपदा के लिए चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में एक संकल्प लिया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ भाई? तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हुआ। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत को वैश्विक ग्रीन हाउस केंद्र बनाने की रणनीतियां और पहल को इनके द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर ले तो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसीकरण के माध्यम से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके इसका ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, महत्वपूर्ण है। कौन सबसे पहले इस सूचकांक को जारी करता है ये जान लीजिए, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 180 देश इसमें शामिल थे। 180 देशों की सूची में 151वें स्थान पर भारत रहा। भारत का स्थान आप याद रखेंगे, 151वें स्थान पर रहा। और अभी भी भारत की स्थिति कठिन श्रेणी में है। भारत की स्थिति भी कठिन श्रेणी में बनी है। हालांकि पिछली बार 161वें स्थान पर था और इस बार भारत दिखाई दे रहा है। स्कोर की बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी देशों में सबसे ऊपर नॉर्वे, पहली रैंक है एस्टोनिया, दूसरी नीदरलैंड, तीसरी स्वीडन, चौथी और फिनलैंड पांचवी। सबसे नीचे देखें तो इरिट्रिया 180वें स्थान पर है, उत्तरी कोरिया 179वें और चीन 178वें स्थान पर है। तो प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक 151वीं रही है। कितने अंकों का सुधार हुआ है चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए पिछली बार की तुलना में। अगला है वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क यानी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा इसको जारी किया गया है। दुनिया भर में खाद्य संकट जो है उसके विषय में, खाद्य संकट और सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता इसमें दिखाई गई है। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया के 53 देशों में
29.5 करोड़ लोग जो हैं उनको तीव्र खाद्य सुरक्षा यानी कि बहुत ज्यादा खाद्य असुरक्षा की स्थिति वहां पर है और पिछले वर्ष की तुलना में 1.37 करोड़ अधिक है। तो ये याद रखना है। अगला है ऑपरेशन अभियान सैन्य अभ्यास के अंतर्गत राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान। नाम से ही स्पष्ट है कि खसरा और रुबेला इन दोनों रोगों के उन्मूलन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है? तो 2026 तक देश में खसरा और रुबेला को पूर्ण रूप से खत्म कर देना, पूर्ण रूप से समाप्त कर देना ही इसका उद्देश्य है। भारत सरकार ने विश्व टीकाकरण सप्ताह जो था 24 से 30 अप्रैल इसी अवसर पर इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 के नाम से। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है उसी के अंतर्गत संचालित हो रहा है। तो इस टीके की जो डोज है, दो डोज को कोशिश किया जाएगा कि सबको लगवा दिया जाए। जो वैक्सीनेशन है, एमआर वैक्सीन की 2 खुराक देना, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और जो टीकाकरण है वो 100% तक टीका कवरेज हो, जिसके माध्यम से खसरा और रुबेला इन दोनों रोगों के प्रसार को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया जाए। अब 2025 में देखेंगे, 2024-25 में भारत ने 90% से अधिक टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है। वहीं पर खसरे के मामले में 73% और रुबेला के मामले में 17% की गिरावट भी देखी गई है 2024 में। अब खसरा क्या है? तो आप जानते हैं कि खसरा बेसिकली एक संक्रामक वायरल रोग है जो कि मोरबिली वायरस नामक आरएनए वायरस से होता है। वहीं पर रुबेला क्या है? अपेक्षाकृत हल्का संक्रमण होता है, लेकिन अगर गर्भावस्था में कोई महिला है वहां पर अगर ये संक्रमण हो जाए तो उस दौरान ये जन्मजात जो होगा वो रुबेला सिंड्रोम से प्रेरित हो सकता है। तो इसलिए ये उस कंडीशन में खतरनाक हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, आप जानते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक कदम उठाया गया और इस सिंदूर शब्द को बेसिकली जो आतंकवादी संगठन है उनको टारगेट करने के बाद जो सिंदूर शब्द था वो भारत में जो आतंकी घटना में जो विधवा हुई महिला स्त्रियां थी उनके सम्मान में, उनकी पीड़ा को सम्मान देते हुए एक मौन श्रद्धांजलि के तौर पर आतंकवाद के शिकार बने लोगों को समर्पित किया गया और इस ऑपरेशन का नाम ही वो रखा गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई 2025 को एक समन्वित सैन्य कार्रवाई की जिसमें कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत जो कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। तो 9 आतंकी ठिकानों को इसमें इस अभियान के तहत निशाना बनाया गया जो कि पहलगाम में आतंकी हमले के प्रत्युत्तर के रूप में दिया गया था। तो तिथि याद रखेंगे 7 मई 2025। अगला है संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास। भारतीय नौसेना का सुकन्या श्रेणी का गश्ती पोत आईएनएस शारदा P55 मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी MNDF के साथ मिलकर इसने दोनों ने मिलकर कौन कौन? सुकन्या श्रेणी का गश्ती पोत भारत की तरफ से आईएनएस शारदा और मालदीव की तरफ से MNDF, ये मिलकर एक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR अभ्यास में भाग लेने के लिए ये दोनों एक जगह गए। कहां गए? तो माफिला खुशी एटोल गए थे। अब ये क्या है HADR? इसको भी अभी समझ लेंगे। दरअसल ये संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण जो भारत का है उसी के तहत किया गया, यानी कि महासागर दृष्टिकोण के अंतर्गत जो क्षेत्रीय स्थिरता, क्षेत्रीय जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो क्षेत्रीय सुरक्षा समग्र विकास के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है वही है महासागर दृष्टिकोण। HADR अभ्यास क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो आपदा या मानवीय संकट की स्थिति अगर आती है तो ऐसी दशा में एक त्वरित, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जाएगी। अब इसमें भारतीय नौसेना और MNDF जो मालदीव का है इसके बीच में एक अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए ये किया गया है। और इसका ऐतिहासिक संदर्भ आप देखेंगे तो 2004 में हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी तो भारतीय नौसेना ने मालदीव को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन कैस्टर चलाया था। यहां से पहले से ही ये प्रयास होता रहा है। तो HADR अभ्यास जो है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मानवीय संकट की स्थिति में त्वरित और समन्वित सहायता दी जाए। कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये चर्चित पुस्तक रही है। तो इसको किसने लिखा है उसको देख लीजिए, फिर इसमें क्या खास बात है देखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने एक विशेष समारोह में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अब इसमें इस पुस्तक में जो महान गणितज्ञ रामानुजन रहे हैं उनकी खोजों जैसे संख्या सिद्धांत हो गया, अनंत श्रेणियां हो गया, निरंतर अंश हो गया, फ्रैक्शन हो गया और विशिष्ट प्रमेय हो गया, इन सारी चीजों को बहुत सरल भाषा में, बहुत सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और यह रचना तमिलनाडु के इरोड से एक सामान्य बालक के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक की यात्रा कैसे उस बालक ने की, इस सारी चीज को इस बुक में दिखाया गया है। तो इसका संबंध जो गणितज्ञ रामानुजन जी रहे हैं उनसे संबंधित है। अब ये अन्य पुस्तक एक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा,
ये हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी की यह आत्मकथा है। इसको भी याद रखिएगा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। चर्चित स्थल के रूप में बात करेंगे तो कैस्पियन सागर। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो कैस्पियन सागर है, ये बताया जा रहा है कि ये इसमें तेजी से संकुचन हो रहा है, सिकुड़न हो रहा है। अब जैव विविधता, आजीविका और क्षेत्रीय स्थिरता ऐसे में क्या होगी, खतरे में होगी। तो यहाँ पर संकुचन की वजह से कैस्पियन सागर चर्चा में है। 2 डिग्री सेल्सियस से वैश्विक तापमान अगर कम है तो कैस्पियन सागर के जल स्तर में 5 से 10 मीटर की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। अब ये तापमान अगर और बढ़ता है, 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, तो ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2100 तक इसके जल स्तर में 21 मीटर की जो है वो जल स्तर इसका जो है 21 मीटर जो है वो कम हो सकता है। अब देखिए, अगला है पुरस्कार सम्मान के अंतर्गत लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये पुरस्कार किसको मिला है, तो आदित्य बिरला समूह के जो चेयरमैन रहे हैं और पद्म भूषण से सम्मानित रहे हैं उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यह पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा इसको प्रदान किया गया और मुंबई में कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को देखते हुए, उद्योग जगत में उनकी लीडरशिप को देखते हुए, राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला है पायल कपाड़िया को मिला फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान। अब ये क्या है, तो भारतीय एक राइटर है और डायरेक्टर भी हैं। फ्रांस सरकार ने इनको ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया है, पायल कपाड़िया जी को। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स इस सम्मान का ये नाम है। इसी सम्मान से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। बेसिकली सिनेमा के क्षेत्र में इनकी जो असाधारण उपलब्धि है उसकी वजह से और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में एक विशिष्ट आवाज को सामने लाने की प्रतिबद्धता की वजह से इनको सम्मानित किया गया। इनकी एक डेब्यू फीचर फिल्म थी जिसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस फीचर फिल्म की वजह से 2024 में कांस फिल्म जो फेस्टिवल हुआ था वहां पर भी ग्रैंड प्रिक्स जो फेमस जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड होता है उसको ये पा चुकी थी। अब फ्रांस के द्वारा क्यों मिला, तो दरअसल फ्रांस और भारत दोनों की हम कह सकते हैं कि प्रयासों से ही जो ये मूवी बनी थी, इनकी दोनों का इसमें रोल था, दोनों का प्रयास था, तो इस वजह से भी इसकी चर्चा हो रही थी, इस वजह से भी इसका अहम रोल था। तो याद रखेंगे इनका नाम, पायल कपाड़िया जी को फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, सबसे पहले तो यही सवाल बनेगा, तो 58वां था। और गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सेवा करने के लिए दिया जाता है। तो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट योगदान आप करते हैं तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब गुलजार जी, जिनका वास्तविक नाम आप जान जाइए कि इनका संपूर्ण सिंह कालरा इनका असली नाम है, गुलजार के नाम से फेमस है, अपने लेखन के माध्यम से एक कवि हैं, गीतकार हैं, पटकथा लेखक हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो कि संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाविद भी हैं, और इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, दृष्टिहीन है, लेकिन दृष्टिबाधित होने के बावजूद इन्होंने 240 से अधिक ग्रंथों की रचना की, तुलसी पीठ चित्रकूट की भी इन्होंने स्थापना की है, तो इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। तो किसको किसको मिला है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। वास्तविक नाम याद रखेंगे, संपूर्ण सिंह कालरा है गुलजार का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। बुकर पुरस्कार 2025 दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है। तो दुनिया का के जो सबसे प्रतिष्ठित अनुदित साहित्य होते हैं उन पुरस्कारों में से एक है। अनुदित साहित्य का मतलब कि जो अनुवादित उपन्यासों को वैश्विक मान्यता देने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भस्टी, इनको ये मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। और ये कृति हार्ट लैम्प जो थी उसके लिए दिया गया है। कन्नड़ भाषा का पहला अनुदित संग्रह है और बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कथा संग्रह भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और इसकी अनुवादक दीपा भस्टी, इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। दीपा भस्टी इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय अनुवादक बनी, यह भी याद रखेंगे। और इस पुस्तक में 1990 से 2023 के बीच लिखी गई 12 कहानियां हैं जो कि दक्षिण भारत में जो महिलाएं या लड़कियां हैं उनके जीवन में जो संघर्ष है उन पर आधारित है। तो याद रखिएगा, उनके जीवन को संघर्ष को दर्शाती हुई है। कर्नाटक के मानववादी मधुसूदन साई को याद रखिएगा, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी मारियांगेला हंगरिया, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला है। तो इनका नाम भी याद रखेंगे। क्यों मिला है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उनके कार्य के लिए, रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए और जो सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इनको दिया गया है। खेल घटनाक्रम के अंतर्गत देखिए, तो तालिबान ने
शतरंज के खेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है अल्कारेज ने जीता इटालियन ओपन का खिताब। इटालियन ओपन में अल्काराज जो है वो कार्लोस अल्काराज इनका नाम है, कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने इटली के यानिक सिनर को हराकर यह खिताब जीत लिया। तो इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, अल्कारेज ने जीता। नीरज चोपड़ा ने दोहा में इतिहास रचा। अब नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में क्या किया, अपना सर्वोच्च व्यक्तिगत जो है वो रिकॉर्ड बनाया, यानी कि अब तक इन्होंने जितनी दूर फेंका था उससे भी ज्यादा 90 जो मीटर है उसके आंकड़े को इन्होंने पार किया और 90.23 मीटर का भाला फेंका इन्होंने। अब भारत के इतिहास में पहली बार किसी एथलीट ने यह उपलब्धि हासिल की। हालांकि इसी स्पर्धा में यह स्वर्ण नहीं जीत सके। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता, लेकिन नीरज को रजत पदक मिला। लेकिन नीरज ने अब तक भारतीयों में सबसे ज्यादा और अपना ही व्यक्तिगत रिकॉर्ड पिछला तोड़ा, तो 90 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय बने और दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे एथलीट बने जो 90 मीटर प्लस वाली रेंज में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर, तो पश्चिम बंगाल का जो दीघा है वहीं पर एक जगन्नाथ धाम मंदिर बनाया गया है। अब आप जानते हैं कि इससे ये जो मंदिर है बेसिकली जो जगन्नाथ में जो पुरी वाला जगन्नाथ मंदिर है उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया है। तो जगन्नाथ मंदिर से ही प्रेरित है, जो कलिंग स्थापत्य शैली में इसको निर्मित किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। और शिरुई लिली महोत्सव 2025, शिरुई लिली महोत्सव भी चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा कि क्योंकि 2 वर्षों का इस पर विराम लग गया था कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर का ये शिरुई लिली महोत्सव है। आप जानते हैं मणिपुर की जो स्थितियां थी थोड़ी विपरीत थी, जिसकी वजह से इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो शिरुई लिली महोत्सव फिर से उस विराम को तोड़ते हुए अब ये फिर से मनाया गया। शिरुई लिली महोत्सव के बारे में थोड़ा जान ले तो ये वर्ष 2017 में पहली बार आयोजित किया गया था। शिरुई लिली वहां का एक पुष्प है जो वहां का राजकीय पुष्प भी है और मणिपुर के 2 प्रमुख पर्यटन आयोजनों में से एक है। दूसरा क्या है, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव, शिरुई लिली महोत्सव वहां के 2 महत्वपूर्ण उत्सव हैं। शिरुई लिली महोत्सव पारिस्थितिक पर्यटन, टांगखुल नागा संस्कृति और संरक्षण का उत्सव है। इसमें ढेर सारा संगीत समारोह होता है, सांस्कृतिक प्रदर्शन होता है, कुछ सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं। और ये शिरुई लिली बेसिकली है क्या, तो मणिपुर का एक राजकीय पुष्प है, गुलाबी सफेद रंग का होता है और ये पुष्प काफी दुर्लभ होता है, बहुत सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। केवल उखरुल जिले के शिरुई पहाड़ियों में ही ये पाया जाता है। तो फिलहाल ये उत्सव, ये महोत्सव मनाया गया, मणिपुर से इसका संबंध है। दूसरा संगाई महोत्सव है, तो याद रखेंगे। अगला है गुट्टाला अभिलेख। गुट्टाला अभिलेख की बात अगर हम करेंगे तो ये कर्नाटक के हावेरी जिले में खोजा गया एक अभिलेख है और कन्नड़ अभिलेख भारत के प्राचीन इतिहास में एक नई और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ता है। ये माना जा रहा है कि ये जो अभिलेख है 18 अगस्त 1539 ईस्वी का है और इस समय यहाँ पर एक ऐसा सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख है जिसमें कि किसी भी जो प्राकृतिक आपदा है उसको, विशेष रूप से सूखे से हुई जो मानवीय क्षति है, उसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। इससे पूर्व जो अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं उसमें या तो विजय के रूप में या दान का या धार्मिक आयोजन पर केंद्रित थे, और यह अभिलेख ऐसा है जिसमें कि प्राकृतिक आपदा पर केंद्रित पूरी तरह से पहला मानवीय लेखीय विवरण प्रस्तुत करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो अभिलेख बेसिकली अगर आप देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में अभिलेख दस्तावेजीकरण की जो परंपरा है उसको रेखांकित ये करता है, इसलिए गुट्टाला अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी आप ये प्रश्न के रूप में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब बारी अभ्यास प्रश्न की है। अब अभ्यास प्रश्न आपके लिए जिम्मेदारी के तौर पर हम छोड़ते हैं कि हर इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और अब तक पिछली सीरीज, आप पिछले जो एपिसोड है वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। हर मंथ का एक एक करके कवर किया गया है, करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण सवाल आपके नहीं छूटेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में चलिए, सबसे पहला है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आकांक्षा कुमारी, नीलांजना शर्मा, प्रेमा देवी या वीणा देवी। थोड़ा आप भी कसरत करें हमारे साथ साथ। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। भीतरकनिका, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, नंदकानन या कोरापुट वन्यजीव अभ्यारण्य। आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है। भारत, नेपाल, भूटान या तिब्बत। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। 151वां, 155वां, 161वां या 175वां। अगला प्रश्न है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। विकल्प आपके सामने है, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य,
गुलजार और जॉनी लीवर, जगत गुरु राम भद्राचार्य और रजनीकांत, द्रौपदी मुर्मू और गुलजार। तो इन सभी प्रश्नों का ध्यान से आप जवाब देंगे और साथ साथ पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि निरंतरता अभ्यास जितना होगा, निरंतरता का अभ्यास ही आपकी विश्वसनीयता, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसलिए सारे एपिसोड देखिए, लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते।